हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लासरूम। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ मेटल? मेटल क्या है? ए सॉलिड मटेरियल विच इज़ टिपिकली हार्ड, शाइनी, malleable, fusible and ductile with good electrical and thermal conductivity. Example: iron, gold, silver and aluminum and alloys such as steel. Metal is an element that readily forms positive ions, which is also known as cations, and has metallic bonds. और नॉन मेटल क्या होता है? एन एलिमेंट और सब्सटेंस दैट इज़ नॉट ए मेटल। कोई भी ऐसे सब्सटेंस या कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल नहीं हैं वो नॉन मेटल्स हैं। द नॉन मेटल्स आर एलिमेंट ऑन द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड्स। नॉन मेटल्स डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, दे आर इंसुलेटर्स। There is one exception: graphite is a non-metal which can conduct electricity. Next हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज malleability. What is malleability? The property of metals by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. बोलते हैं कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी, वो ख़ास बात जिसकी वजह से हम किसी मेटल को अगर पीटें, एक हैमर के साथ पीटें, तो क्या होगा, वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे गोल्ड को हमने हैमर के साथ बीट किया, बीट करने पे क्या हुआ कि वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक एल्युमिनियम फाइल दी गई है। ये एल्युमिनियम फाइल भी पहले एक गुच्छे की तरह होती होगी, और जब हमने इसको हैमर के साथ बीट किया या फैक्ट्रीज या कहीं पे भी इसको हमने बीट किया, तो ये एक पतली शीट जैसी बन गई है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये शीट फिर बाद में हमारे किस काम आती है? जैसे हम अपने फूड को रैप करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जो ये गोल्ड है, गोल्ड से बहुत सारी ज्वेलरीज बनती हैं। और ज्वेलरीज कैसे बनेंगी? अगर उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी शीट्स में कन्वर्ट होने की, तो उसकी वो कभी भी ज्वेलरी में काम नहीं आ सकता। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। नंबर सेकेंड, ductility. What is ductility? The property of metal by which they can be drawn into thin wires is called ductility. Example: copper, silver, aluminum, etc. मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक पतली तार में कन्वर्ट हो जाएं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे इसको हम? डक्टिलिटी। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये कॉपर है, इस कॉपर से हमने क्या बनाया है? एक वायर बना दी है। तो ये क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टी, ये ख़ास बात है जिसकी वजह से ये जो मेटल्स हैं ये एक पतली तार में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। नंबर थर्ड, हार्डनेस। तो आपको पता ही होगा कि जो भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे जनरली सारे के सारे हार्ड होते हैं, फ्यू को छोड़ दें अगर हम। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो हार्ड नहीं होते। हम आगे फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन से मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं। तो इसीलिए उनसे हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में हम, या कोई मशीनरीज बनाते हैं, तो ये किस से बनाते हैं? इन्हीं मेटल से बनाते हैं जो कि हार्ड होते हैं। कुछ मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जैसे पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मरकरी हो गया। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सोनरस। Metal are sonorous means metal produce sound when hit by hammer or hard object. यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में बेल होती है, जो स्कूल बेल होती है, या आपके मंदिर में जो बेल होती हैं,
तो जब हम उस बेल को बजाते हैं तो उसमें से एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड निकलती है। वो साउंड क्यों निकलती है? क्योंकि वो चीज़ें जो हैं, वो जो ऑब्जेक्ट जो हैं वो किससे बने हुए हैं? वो मेटल से बने हुए हैं। इस तरीके से आपके स्कूल में जब ब्रेक टाइम होता है या आपके जो पीरियड्स हैं वो चेंज होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बेल बजती है। तो वो बेल किस से बनी हुई है? वो मेटल से बनी हुई है। तो मेटल्स क्या होते हैं? सॉन्डरस होते हैं, इसलिए जब भी उन्हें किसी चीज़ के साथ हिट किया जाए, किसी चीज़ के साथ टकरा जाएँ, तो उनमें से क्या होती है? आवाज़ प्रोड्यूस होती है। द नेक्स्ट वन इज़ लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स कि जिसमें से चमकदार, जिसमें चमक निकलती हो। तो मेटल्स शाइन वेरी ब्राइट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे यूज्ड इन ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव मटेरियल। तो आपको पता ही है कि जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किस काम आती हैं? जब भी कभी ज्वेलरी बनानी हो या डेकोरेशन का कोई डेकोरेटिव चीज़ बनानी हो, डेकोरेशन के लिए कोई चीज़ बनानी हो, तो वहाँ पे जो मेटल यूज़ होते हैं ये इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि इनकी जो ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बहुत ही शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इन्हें ज्वेलरी या डेकोरेटिव मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको मैं पूछूं कि आपके घर में जो खाना है वो किस में बनता है, तो आप सब बर्तन का नाम लेंगे कि ये फलाने बर्तन में बनता है या उस बर्तन में बनता है, जो भी है। अगर आप उसको देखेंगे कि जो ये बर्तन है ये किस से बने हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में मैक्सिमम बर्तन जो हैं या तो वो आयरन से, लोहे से बने होंगे, या तो स्टील से बने होंगे, या तो एल्युमिनियम से बने होंगे, या तो सिल्वर से बने होंगे। तो ये क्यों है? क्योंकि इन बर्तन्स को जब हम हीट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट को कंडक्ट करते हैं, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो खाना बनाने में जो है वो आसानी हो जाती है। इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एक मेन पोल से जो आपके घर तक आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? तो उसमें एक तार लगी हुई है, वो तार से इलेक्ट्रिसिटी जो है बाहर से आपके घर के अंदर आ रही है, और फिर आपके घर के अंदर जितने भी सर्किट बने हुए हैं उन सब में जो मतलब थिंग्स यूज़ हुई हैं वो क्या हैं? वो है वायर्स। और ये वायर किससे बनी है? वो मेटल की बनी हुई हैं, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसीलिए जहाँ पे भी हमने जो तारें यूज़ की हैं, इन तारों में जब करंट फ्लो करता है तो वो एक जगह से उसको दूसरी जगह लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में फ़ैन चलते हैं, बल्ब चलते हैं, टीवी चलते हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारी की सारी चलती हैं। नेक्स्ट, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो एक्टिविटी 1, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। इस एक्टिविटी में हम ये चेक करेंगे कि कैसे मटेरियल्स जो होते हैं, जो मेटल्स हैं, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ चीज़ें ले लेनी है, जैसे आपने ले लेना है आयरन नेल्स ले लेने हैं, सल्फ़र ले लेना, कोल पीस ले लेना और कॉपर वायर ले लेनी है। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर। इस फिगर में देखें आप, इस फिगर में आपको ये दिखाया गया है कि कैसे आपने एक सर्किट प्रिपेयर करना है। सर्किट प्रिपेयर करने के बाद आपने क्या करना है, ट्राई टू चेंज द मटेरियल इन द सर्किट एंड ऑब्जर्व। जो जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है, लिया हुआ है यहाँ पे, इनको सबको आपने यूज़ करना है 1 by 1, और ये चेक करना है क्या ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है या नहीं। जैसे इस कंडीशन में आपने देखा कि बल्ब ग्लो कर रहा है, इस कंडीशन में क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है, इस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो कर रहा है, इस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, और इस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इट मीन्स क्या, इसका क्या मतलब है कि जिस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा, वो कंडीशन में जो आपने मटेरियल यूज़ किया है वो क्या होगा, वो एक इंसुलेटर होगा या नॉन मेटल होगा। और जिस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा वो क्या होगा, वो एक मेटल होगा। नेक्स्ट,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो अभी तक हमने जो भी मेटल्स की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वो क्या थी, वो ये थी कि मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लचरस होते हैं, सोनरस होते हैं, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं मेटल्स की। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्ट्रस या डल इन अपीयरेंस होते हैं, नॉन सोनरस कि उनमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है लेकिन उतनी ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। अगर हम इसको किसी हैमर के साथ तोड़ें तो ये या तो क्रिस्टल में टूटेंगे या तो इसका पूरा पाउडर बन जाएगा। पुअर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही बुरे, या ये मानो कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस एट्सेट्रा। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। सो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन हवा में होती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई मेटल जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें जो रिएक्शंस होती हैं दैट इज़ आल्सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रस्ट। रस्ट क्या होता है? When iron react with air in presence of moisture, a reddish brown coating of iron oxide is formed. That reddish brown flake is known as rust. तो क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उसके ऊपर एक लाल रंग की पाउडरी एक लेयर बन जाती है। आप देखेंगे कभी भी जो भी आयरन की चीज़ें जो हैं, लोहे से बनी हुई चीज़ें कहीं अगर आउटडोर रह जाती हैं, कहीं घर के बाहर रह जाती हैं, और अगर हम उनको कवर करके नहीं रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद उनके ऊपर रेडिश ब्राउन टाइप की एक लेयर बन जाती है। वो लेयर क्या है? वो है रस्ट, दैट इज़ रस्ट। और ये रस्ट क्या होता है, जिसको हम जंग भी बोलते हैं, जंग। ये बेसिकली होता क्या है कि जब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब मॉइस्चर होगा, जब हवा में मॉइस्चर भी होगा, तो जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या होता है वो? आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड क्या होता है? दिस इज़ आल्सो नोन एज रस्ट। जिसको आप रस्ट बोलते हो यही होता है वो आयरन ऑक्साइड। उसके अलावा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हम मैग्नीशियम को हवा में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में जब वो जलता है तो क्या मिलता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? ये रिएक्शन है किसकी? मेटल की ऑक्सीजन के साथ में। नेक्स्ट, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम ये चेक करेंगे कि जब हमने जो रस्ट जो बना था आयरन के ऊपर, इस रस्ट को जब हमने वाटर के साथ मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया, तो जो वो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो लेट्स चेक करते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या चाहिए? कलेक्ट ए स्पून फुल ऑफ रस्ट। आपको रस्ट चाहिए, जंक चाहिए आपको, और इस जंक को आपने क्या करना है? इस ट्यूब में डालना है, और डालने के बाद इसमें पानी डाल के इसको आपने शेक करना है। शेक करने के बाद क्या करना है? जो पानी आएगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को आपने एक पेट्री डिश में ले लेना है,
और उसमें आपने रेड लिटमस पेपर को डिप करना है। अगर रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है, टर्न करता है किस में, ब्लू कलर में, तो इट मीन्स कि जो ये सॉल्यूशन होगा ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा। तो देखते हैं, टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन विल टर्न द रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो जो ये सॉल्यूशन है ये क्या करेगा, ये रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। क्या कर देगा, रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा। जब ये ब्लू हो जाएगा तो क्या इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सॉल्यूशन होगा बेसिक इन नेचर। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट, when copper vessel exposed to moist air for long, it acquires a dull greenish. When copper vessel exposed to moist air for long, it acquires a dull greenish coating. तो क्योंकि कॉपर इज आल्सो मेटल, जब कॉपर जो है मॉइस्ट एयर मतलब हवा में नमी जब होगी और वहाँ पे कॉपर का कोई बर्तन जो है पड़ा रहेगा, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन से क्या बनेगा, कॉपर जो रिएक्शन होगी, कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर कार्बोनेट जो होगा इसका जो कलर होगा ये होगा डल ग्रीनिश। इसका कलर कैसा होगा, डल ग्रीनिश कलर होगा। उसके बाद बर्निंग मैग्नीशियम रिबन टेक द ऐश ऑब्टेन। तो जो अभी हमने पिछली रिएक्शन में क्या किया था कि हमने मैग्नीशियम जो था उसको बर्न किया था, बर्न करने के बाद उसकी जो राख पीछे बच गई थी, जो ऐश बच गई थी, हमने उसका टेस्ट करना है कि वो कैसी थी, वो एसिडिक थी या बेसिक थी। तो हमने क्या करना है, उस ऐश को हमने वाटर में डिज़ोल्व करना और उसको शेक कर देना है। शेक करने के बाद हमने उसको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। तो आप देखेंगे द सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो इसमें भी क्या होगा, जो रेड लिटमस होगा, जो रेड लिटमस पेपर था, ये रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन था वो बेसिक इन नेचर था, उसका नेचर कैसा था, बेसिक था। और अगर इसी सॉल्यूशन को अगर हम ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आपने जब कभी भी आप कोई ऐसी रिएक्शन करते हैं जिसमें किसी चीज़ को जलाना है या किसी ऐसी चीज़ के साथ आपने काम करना है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, तो उस टाइम पे आपने किसी अपने बड़े की हेल्प लेनी है या किसी अपने टीचर की हेल्प लेनी है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम अगली बात करें तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एयर। तो अब हम नॉन मेटल की रिएक्शन देखेंगे कि नॉन मेटल एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सल्फर एक नॉन मेटल है, व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। एंड इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, जो क्या है H2SO3। तो ये जो सल्फ्यूरस एसिड है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये सल्फ्यूरस एसिड है, इट मीन्स कि जब हम इसको चेक करेंगे किसके साथ, इसको हम लिटमस पेपर के साथ, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ, तो क्या होगा, आप ये देखेंगे कि ये जो है रेड लिटमस में जब हम इसको डालेंगे तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। बट जब हम इसको ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करेंगे
तो ये जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन क्या करेगा, आपका ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। इट मीन्स इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ये सोल्यूशन बनता है ये बनता है एसिडिक इन नेचर। तो अभी तक आपने एक चीज़ ये सीखी है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल्स या नॉन मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शंस होते हैं, आओ हम इसमें हम देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटालिक हाइड्रोक्साइड। Chemical reaction with water. Now let's see, reaction with water. Now let's see what happen when metal and non-metal reacts with water. Metal reacts with water Metals react with water to produce metallic hydroxide. Metals like sodium react vigorously with water. आपको पता है कि जब मेटल्स जो हैं पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि मेटल्स जो हैं मेटल्स जो हैं वो जनरली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जितने भी मेटल्स हैं वो जनरली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, विग्रसली हो जाती हैं। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है वो वाटर के साथ इतना विग्रसली रिएक्ट करता है कि अगर उसके साथ पानी टच भी हो जाए तो एक आग सी लग जाती है। इसीलिए सोडियम जो है हमेशा जो है वो केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि बाहर हवा में भी कभी अगर एयर में भी कहीं मॉइस्चर आ जाए तो उससे भी वो आग पकड़ सकता है, जो कि डेंजरस हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। और मेटल्स जैसे आयरन की अगर हम बात करें, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शन जो होती हैं वाटर के साथ मेटल्स की वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती हैं और बहुत ज़्यादा स्लो भी होती हैं। जिनमें अगर हम बात करें आयरन की, क्योंकि हमारी मोस्टली चीज़ें जो हैं आयरन से बनी होती हैं, जैसे आपके गेट हो गए, आपके ब्रिज हो गए, आपके टावर्स हो गए, आपकी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब जैसे आपकी गाड़ियां हैं वो सब आयरन से बनी होती हैं। तो क्योंकि वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बट रिएक्ट तो करता है लेकिन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल जो हैं जनरली जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें जैसे फास्फोरस की, तो फास्फोरस एक नॉन मेटल है जो हवा के साथ टच करते ही वो एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है। इसलिए हम फास्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं। So now we discuss reaction with acids. How metal and non-metal react with acid and what they produce. तो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो बर्न करती है विद पॉप साउंड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सेटअप दिया हुआ है, इस सेटअप में आप देख सकते हैं कि एक स्टैंड है, इस पे ये हमने एक स्टैंड लगाया, स्टैंड में एक ट्यूब लगाई हुई है। इस ट्यूब में हम देख सकते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड्स। नॉन मेटल जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, एंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, which gas when burns produce a pop sound.
Look at this setup. In this setup you can see a stand with a test tube containing zinc granules and dilute sulfuric acid, that is H2SO4. And when these granules, zinc granules react with sulfuric acid or acid, it produces hydrogen gas. This hydrogen gas, with the help of a delivery tubes, put into a soap solution. In the solution, when hydrogen gas combines with the solution, it produces bubbles. These bubbles, when react with a burning candle, burst and produce a pop sound, which means it contains hydrogen gas. Now we do some activities and observe that what happens when metal and non-metal react with acid. So you take 4 or 5 test tubes, label them A, B, C, D and E, and put some metals and non-metals like magnesium, aluminum, iron filling, copper, charcoal, sulfur powder, some metals and some non-metals, and then label them A, B, C, D and E, and also add 5 ml dilute HCl, that is hydrochloric acid, with the help of a dropper. Now observe the reaction carefully. अब reactions देखें, reactions क्या कर रही हैं. तो जिन टेस्ट ट्यूब्स में आपने मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर लिया था, इनमें क्या होगा, इनमें रिएक्शन होगी और H2 गैस जो है वो रिलीज होगी. और जो चारकोल और जो सल्फर पाउडर हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल हैं, इनमें क्या होगा, नो रिएक्शन. इनमें क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी. नाउ मूव ऑन. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Displace, as the name suggests, displace means to replace. So what happens when a displacement reaction happens with metals? Metal displace another metal from its compound in aqueous solution. So during displacement reaction, highly reactive metal displace less reactive metal from its solution, like zinc replace or displace copper from copper sulfate solution. Here copper sulfate plus zinc gives us zinc sulfate plus copper. तो होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक हाईली रिएक्टिव, जैसे यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है या मेटल है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर है ये भी एक मेटल है, लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल है. तो क्या होगा इस रिएक्शन में क्या होगा, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस कर देगा. तो क्या होगा, कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा और जिंक की जगह जो है वो कॉपर चला जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि जब कभी भी आप किसी सॉल्यूशन में एक ऐसा मेटल डाल दो जो उस सॉल्यूशन के मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा. ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे. हम क्या करेंगे, टेक बीकर्स एंड लेबल देम A, B, C, D एंड E. बीकर ए में हम लेंगे कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल्स, और बीकर बी में हम लेंगे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल्स. बीकर सी में हम ले लेंगे जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स. बीकर डी में हम ले लेंगे आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स, और बीकर ई में हम ले लेंगे जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल्स. अब होगा क्या, जो बीकर ए था जिसमें कॉपर सल्फेट और जिंक लिया हुआ था,
तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है और जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। और पहला जो ए वाली है, जो ए है यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जिंक ने जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। इन बी में क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल्स, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है वो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, आयरन जो है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसमें क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो सी में क्या था, जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स। तो इसमें क्योंकि जिंक सल्फेट जो है उसमें जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इन बीकर डी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, तो इसमें क्या होगा, आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स को रख दिया गया है, जबकि कॉपर जो है आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं हुई और ये भी सेम रहा। नंबर ई, जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल्स। तो ई की बात करें हम तो ई में क्या है, जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल्स, क्योंकि जिंक जो है आयरन से मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। और इसमें भी आप देखेंगे कि इन दो में चेंज हो गया, कॉपर की जगह जिंक आ गया और बी में कॉपर की जगह आयरन आ गया, इसलिए इनका कलर जो है चेंज हो गया। बट द अदर थ्री जो हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है, इसीलिए इनका कलर चेंज नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या चीज़ पढ़ी कि डिस्प्लेसमेंट में जो होता है लेस रिएक्टिव जो होगा वो मोर रिएक्टिव से डिस्प्लेस हो जाएगा। किससे डिस्प्लेस होगा, मोर रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा। Uses of metals and non-metals. Now we discuss where metals and non-metals are used. So first of all we discuss metals. Metals are used to make utensils. Utensils हो गए बर्तन, बर्तन बनाने में metals का इस्तेमाल होता है, जैसे अल्मुनियम, कॉपर, ये बर्तन बनाने में भी काम आते हैं। Metals are used to make wire, sheets, etc. मेटल से हम वायर्स जो होती हैं या शीट्स जो होती हैं वो बनाते हैं, जैसे कॉपर की वायर होती हैं, कॉपर शीट्स होती हैं, सिल्वर वायर्स होती हैं। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज लाइक गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। तो मेटल से हम ज्वेलरी बनाते हैं, अपने गहने वगैरह बनाते हैं, जैसे सोने के गहने, हार एट्सेट्रा। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक मशीनरीज लाइक आयरन। तो आपको पता है कि जितने भी मशीनरीज़ होती हैं, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो मशीनरीज़ का ज़माना है, मशीन्स का ज़माना है, तो ये मशीन्स जो हैं किससे बनती हैं, ये आयरन से बनती है, और आयरन क्या होता है, मेटल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल्स आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइज़र्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम एट्सेट्रा। तो नॉन मेटल्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जो खाद होती है, जिनको हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, खाद होती है, ये खाद किससे बनती है, ये नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, इन चीज़ों से मिलके बनती हैं, और ये चीज़ें क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन। वाटर को प्योर करने में या फिल्टर करने में जिस नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है वो होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो पानी को प्योर करने में या प्योरीफाई करने में भी हेल्प करता है। नॉन मेटल इन पर्पल कलर सोल्यूशन दैट इज़ आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड ऑन वुंड्स। तो आपको पता है जब हमें लग जाती आप जानते हैं कि जब हमें लग जाती है, कहीं चोट आ जाती है, तो हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी डिस्पेंसरी में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या किया जाता है, हमें ट्रीट किया जाता है। हमारे वुंड्स के ऊपर जो कॉटन से जो एक दवाई लगाई जाती है, जो एंटीसेप्टिक लगाया जाता है, जो कि पर्पल कलर में होता है, रेडिश ब्राउन कलर में होता है, दैट इज़ आयोडीन। वो आयोडीन होता है, और उस आयोडीन
से हमारे जो वुंड्स होते हैं, ज़ख़म जो होते हैं, उनको ठीक किया जाता है। नॉन मेटल्स लाइक सल्फ़र आर यूज्ड इन क्रैकर्स। तो क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में हम जो पटाखे इस्तेमाल करते हैं, जो क्रैकर्स इस्तेमाल करते हैं, वो जो किस से बनते हैं, उसमें एक नॉन मेटल यूज़ होता है जो होता है सल्फ़र। तो उससे वो क्रैकर्स जो हैं वो बनते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, आपने मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि वो फिज़िकली दिखते कैसे हैं। आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि वो केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। और आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में पढ़ा कि वो कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।